गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए, हम जो है प्रबंध के सिद्धांत में आप लोगों को कल जो है बताए थे, उससे आगे आज जो है हम कल बताए थे कि प्रबंध के सिद्धांत में हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक जनरल मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट में आपको 14 सिद्धांतों का उन्होंने स्पष्टीकरण किया था। 14 से आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। उसमें पहला सिद्धांत इनका है अनुशासन का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत कार्य विभाजन का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है आदेश की एकता का सिद्धांत और चौथा सिद्धांत है पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला सिद्धांत अथवा सोपान श्रृंखला सिद्धांत। पांचवा है कर्मचारियों के कार्यकाल का अस्थायित्व और छठवां है पहल का सिद्धांत। उसके बाद सातवां है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, आठवां है कर्मचारियों को पुरस्कार का सिद्धांत, नौवां है निर्देश की समानता का सिद्धांत और 10वां है केंद्रीयकरण का सिद्धांत। उसके आगे 11वां है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता। 12 नंबर है व्यवस्था का सिद्धांत, 13 नंबर है समता का सिद्धांत और 14 और आखिरी है सहयोग की भावना का सिद्धांत। तो हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इन 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो आइए हम लोग इसकी जो है इन सिद्धांतों की थोड़ी थोड़ी व्याख्या जान लें कि उन्होंने इस अपने सिद्धांत में क्या क्या स्पष्टीकरण किया है। तो इसमें पहला सिद्धांत आप लोगों के सामने है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन क्या होता है? किसी भी संस्था में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छा नेतृत्व रहेगा तभी संस्था का जो भी संस्था होगी उसके कार्य का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से होगा और लाभ की प्राप्ति होगी। जहां अनुशासन पूरा रहेगा वहां पे तमाम तरह की गतिविधियां जो नहीं होनी चाहिए संस्था में वैसी उपस्थित हो जाएंगी और संस्था में लाभ के मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसलिए जहां अनुशासन है वही नियंत्रण है, वही निर्देशन है, वही समन्वय है। जहां अनुशासन नहीं है वहां ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो एक अच्छा नेतृत्व जो होता है इसमें अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अगर नेतृत्व अच्छा अनुशासन में रहेगा तो सभी कर्मचारियों और संस्था के जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हैं संस्था के सभी लोग अपना सर्वोपरि योगदान संस्था में देंगे। ठीक है। दूसरा है कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या होता है? जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति उसे जिस कार्य में रुचि है या जिस कार्य को करने में वह योग्यता रखता है उसको वही कार्य देना चाहिए। अगर उसको जिसमें उसकी रुचि नहीं है या जिसमें वह योग्य नहीं है वह काम वह अपने पूरे मन से नहीं करेगा, और जब पूरे मन से नहीं करेगा तो क्या है वो अपना विशेष योगदान उस काम में नहीं दे पाएगा। इसलिए इन्होंने जो दूसरा सिद्धांत दिया है कार्य विभाजन का सिद्धांत, इसका अर्थ यही है कि जो है कार्य विभाजन में जिस व्यक्ति को जिस विषय में विशेष योग्यता हो उस व्यक्ति को वही काम दिया जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा है आदेश की एकता का सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है आदेश की एकता, यानी संस्था में कोई भी व्यक्ति आदेश देने वाला कोई भी एक ही व्यक्ति हो जिससे वो जो भी आदेश दे कर्मचारी उसका पालन करे। अगर संस्था में कोई भी संस्था है अगर आदेश देने वाले व्यक्ति एक से अधिक रहेंगे या कई व्यक्ति आदेश देंगे, भिन्न भिन्न आदेश देंगे, तो जो है कर्मचारी है वो क्या हो जाएगा? भ्रमित हो जाएगा। और जब भ्रमित हो जाएगा तो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, जिससे हानि ही
ठीक है। चौथा है पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला अथवा सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी काम है व्यक्तियों को परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है उसी संस्था में कोई व्यक्ति कोई और जो है काम करने के लिए कह रहा है और कोई व्यक्ति कोई और काम करने के लिए कह रहा है और इसका निर्देशन और नियंत्रण अलग अलग तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं है, एक दूसरे से पारस्परिक संबंध के द्वारा ही कोई भी काम किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, संस्था में छल कपट की संभावना नहीं होगी। कोई भी काम होगा उससे कर्मचारी क्या है, एक के बाद एक जुड़े रहते हैं। कोई एक ही व्यक्ति के ऊपर सब चीज निर्भर नहीं होता। इसलिए अगर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो उसमें छल कपट की संभावना, धोखाधड़ी की संभावना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। उसके बाद अगला सिद्धांत है कर्मचारियों के कार्यकाल का अस्थायित्व। ये जो प्रबंध का अगला सिद्धांत है कि कर्मचारियों के कार्यकाल का अस्थायित्व होना चाहिए, कि कोई भी कर्मचारी है उसका काम करने का कितना समय हो, कितने समय तक कितना अपना समय संस्था में कार्य करने में देगा, ये अस्थायी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज सुबह का होगा, कल दोपहर को होगा, उसके बाद अगले दिन कोई और समय होगा। नहीं, एक समय होना चाहिए जो सबके लिए निर्धारित होना चाहिए। ये हो गया कर्मचारियों के कार्यकाल का अस्थायित्व। उसके बाद अगला सिद्धांत है पहल का सिद्धांत। पहल क्या होती है, पहल का अर्थ यह है कि जो है कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से जो उसका उत्तरदायित्व है उसके माध्यम से कोई नई योजना लाए और उस पे अपना पूरा फोकस करे, जिससे संस्था को लाभ हो। यानी अगर कोई अच्छी योजना है तो उसका शुरुआत कोई कर्मचारी करेगा तो उसपे जब उसपे सभी लोग सहमत होंगे तो मिल के काम करेंगे। जब मिल के काम करेंगे तो योजना अच्छी रहेगी तो उसका परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पहल का सिद्धांत हो गया। अगला है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये क्या होता है, अधिकार और उत्तरदायित्व क्या होता है, जब हमको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हमको जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ अधिकार भी मिलने चाहिए। जब हमको अधिकार मिलेगा तभी हम उत्तरदायित्व का पालन कर सकते हैं। अगर हमको अधिकार नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं हो सकता। अगर हमको अधिकार मिलेगा तभी हम अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। अगर नहीं अधिकार मिला हमको तो कहीं ना कहीं जो है हम अपना काम जो जितने भी जो है हम अपना सर्वोपरि देना चाहते हैं उसको हम दे नहीं पाएंगे। इसलिए अधिकार के अगर उत्तरदायित्व हमें मिल रहा है तो उसमें अधिकार भी मिलना चाहिए। बिना अधिकार के उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया जा सकता। अगला सिद्धांत है कर्मचारियों को पुरस्कार का सिद्धांत। अगर कोई भी कर्मचारी है संस्था में काम कर रहा है तो उसके परफॉर्मेंस के लिए उसे उचित पुरस्कार जरूर देना चाहिए। इससे क्या होती है, उसको अवप्रेरणा मिलती है, काम करने के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। इसलिए ओनर को चाहिए कि कर्मचारियों को पुरस्कार के रूप में कुछ न कुछ जरूर दे। ठीक है, अगला सिद्धांत है निर्देश की समानता का सिद्धांत। निर्देश की समानता के सिद्धांत में अगर कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है तो हेनरी थ्योरी के अनुसार वो जो निर्देश दिया जा रहा है उसमें समानता अवश्य होनी चाहिए। अगला सिद्धांत है केंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण के सिद्धांत में है कि जो है कोई भी निर्णय, नियोजन, नियंत्रण, समन्वय जो भी है वो केंद्रीकरण होना चाहिए। यानी संस्था में प्रबंधक के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित होना चाहिए, एक ऑफिस के द्वारा ही सबका मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ का निर्णय कहीं से आ रहा है, कुछ का निर्णय कहीं से आ रहा है। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधिकता। इसमें जो है व्यक्तिगत हित को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। ऐसा ही हो जिसमें सभी कर्मचारियों का हित, ऐसा काम हो जिसमें सभी कर्मचारियों का हित हो, वही चीज लागू की जा सकती है। व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखकर कोई काम नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला है व्यवस्था का सिद्धांत। इसमें व्यवस्था के सिद्धांत में एक प्रोसेस के
तरह, एक प्रक्रिया की तरह सभी व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए जिससे कार्य का निर्वहन आसानी से किया जा सके। अगला है समता का सिद्धांत। सभी को समान रूप से, ऐसा नहीं है कि किसी को उच्च तरीके से नियंत्रण रखा जाए, एक को लो कैटेगरी से रखा जाए। सब समान है, अगर सब काम कर रहे हैं, समान काम कर रहे हैं तो सभी के ऊपर समान नियंत्रण हो, समान जो है अभिप्रेरणा उनको दिया जाए, किसी के साथ कोई भी छल कपट ना किया जाए। उसके बाद अगला है सहयोग की भावना का सिद्धांत। सहयोग की भावना यह है कि कोई भी संस्था अपने उच्च स्तर तक तभी पहुंचेगी जब संस्था के ओनर, कर्मचारी एक दूसरे से सहयोग की भावना में जुड़े हो, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि एक उनके अंदर कोई छल कपट हो और जो है उससे सहयोग ना आता हो। तो अगर जो है एक दूसरे के बीच में सहयोग आएगा, कोई कर्मचारी कर्मचारी का सहयोग करेगा, ओनर कर्मचारी का सहयोग करेगा, कर्मचारी मालिक का सहयोग करेगा, तो क्या होगा, संस्था अपने उच्च स्तर पे पहुंचेगी और लाभ की प्राप्ति होगी। तो बच्चों, हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत हैं और आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अगले क्लास में इससे आगे आप लोगों को बताया जाएगा।